नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके उत्तर और उससे संबंधित कुछ तथ्यों और बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। यह लिखित संविधान है और व्यापक है। लिखित संविधान में 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, और चौथा ऑप्शन है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। वास्तव में भारत का संविधान कुछ भाग ऐसे हैं जो कि कठोर हैं। कठोर का अर्थ यह हुआ कि उन भागों में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें कि आसानी से संशोधन किया जा सकता है और कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह संविधान की मूलभूत विशेषता या मूलभूत तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो भारत का संविधान कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो चैप्टर किया है, उस चैप्टर को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न से जुड़ी हुई क्या बातें महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? यह भी वही प्रश्न है। तो यह कठोर और लचीलेपन का एक अच्छा समन्वय है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नम्य और अनम्य दोनों विशेषताएं, नम्य का मतलब लचीला और अनम्य यानी कठोर। तो जो संविधान संशोधन आसानी से हो जाता है वह लचीला संविधान या नम्य संविधान कहलाता है। जो संशोधन आसानी से नहीं हो सकता जिन संविधानों में, जैसे अमेरिका का संविधान है, उसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, तो वह कठोर या अनम्य संविधान माना जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो यह संविधान के पहले अनुच्छेद के बारे में है। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, स्टेट का यूनियन होगा, यानी यहाँ पर चौथे प्रश्न का ऑप्शन है सी। इसका सही उत्तर होगा, राज्यों का एक यूनियन। पांचवा प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? अब यह जो चैप्टर हम कर रहे हैं यह भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित है, इसलिए यही सब प्रश्न इनमें पूछे गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, प्रत्येक देश के नागरिकों को अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी होगी। अब यहाँ पर भारत के धर्मनिरपेक्षता और अन्य देशों की धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी धर्म को विशेष राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और किसी भी धर्म को विशेष सुविधाएं या विशेष प्रभाव नहीं माना जाएगा। जबकि कुछ देश, यूरोपीय देशों में जैसे फ्रांस में यह व्यवस्था है कि धर्म निजी वस्तु है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन या सार्वजनिक रूप से उसे मनाना प्रतिबंधित है। तो हमने सभी धर्मों से समान दूरी नहीं बल्कि सभी धर्मों के समान आदर का सिद्धांत लागू किया है। भारत एक 5वें प्रश्न पर आते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है, पहला है। दूसरा है, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तीसरा है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार, और चौथा ऑप्शन है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका सही उत्तर होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म है और वह उसकी निजी वस्तु है, वह किसी भी धर्म को मानने के लिए, पालन करने के लिए स्वतंत्र है। 6वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। नहीं, यह गलत है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा उसके हाथों में सारी शक्ति होती है। भारत में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति होता है किंतु उसके हाथ में सारी शक्ति नहीं होती, प्रधानमंत्री के हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। दूसरा, भारत में नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत है। अध्यक्षात्मक शासन की जो व्यवस्था है वह यूएसए में है, और जो नाम मात्र के राज्यतंत्र की व्यवस्था वो यूके में है, यानी इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। और तीसरा है, भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत में कुलीन तंत्र भी नहीं है।
चौथा ऑप्शन है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यह सही उत्तर होगा। संसदात्मक प्रजातंत्र का मतलब हुआ कि संसद के माध्यम से और लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से, जनता चुनाव के माध्यम से सरकार को बदल सकती है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। तो देखिए, मौलिक संविधान जैसा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संविधानों में जो बातें ली गई हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी विचार से प्रभावित हैं। दूसरा, यह दूसरे देश के संविधानों से प्रभावित है। तीसरा, यह दूसरे देश के संविधानों की बिल्कुल नकल है। चौथा, सभी कथन गलत हैं। वैसे यहाँ पर सही उत्तर होगा कि दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। इसका 7वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यह भी सही है। इसका मतलब, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यानी 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। संसदीय पद्धति की सरकार का क्या मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजती है और संसद से ही कुछ लोग सरकार बनाते हैं और वही सरकार शासन का संचालन करती है। तो यह संसदीय पद्धति हो गई। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, आप जानते ही हैं कि इस न्यायपालिका पर किसी भी तरह का सरकार का या जनता का, वहाँ पर कानून का केवल शासन चलता है। कानून में जो चीज़ें बताई गई हैं वही न्यायपालिका में लागू की जाती हैं, किसी का दबाव नहीं होता। और है विधि का शासन। विधि के शासन का मतलब कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान में तीनों पद्धतियों को अपनाया गया है और इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 इस बात के लिए चर्चा करता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इन कथनों में कौन सा सही नहीं, यह छांटना है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। तो यह तो प्रश्न सही है कि भारतीय संविधान लिखित है, निर्मित है, संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है, सर्वाधिक व्यापक भी है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। यह प्रस्तावना में ही दिया हुआ है। यह भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, भाग 3 में दिया गया है। तो यह भी सही है। और 9वें का डी ऑप्शन जो है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है, मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। यह तो सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यह भी सही है। भारत में देश और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। सी है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। यह भी सही है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, यानी डी। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर अधिक है, लचीला कम है, कठोर कम है, लचीला कम है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो भारत का संविधान वैसे कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, चारों बहुत सही नहीं है। न तो इसे अत्यधिक लचीला कह सकते हैं और ना ही अत्यधिक कठोर कह सकते हैं। लचीलेपन और कठोर का समन्वय है भारत का संविधान। 12वें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। यहाँ पर पहले हम संघात्मक और एकात्मक के बारे में बता दें। संघात्मक का मतलब होता है 2 तरह की सरकारें और दोनों सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यहाँ पर होती हैं, दोनों के काम बटे हुए हैं, शक्तियों का विभाजन भी है। अब दूसरी बात है एकात्मक। एकात्मक का मतलब होता है कि एक ही सरकार होगी, केंद्रीय सरकार, जैसे कि ब्रिटेन में है, वहाँ पर राज्य की या प्रांतीय इकाइयाँ नहीं हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एकात्मक भारत का संविधान तो नहीं है। पूर्णतया संघात्मक कहा जा सकता है, किंतु पूर्णतया संघात्मक में क्या है
कि भारत में जो संघवाद की व्यवस्था ली गई है अमेरिका से, अमेरिका के संघवाद की तरह भारत का संघवाद नहीं है, इसलिए पूर्णतः संघात्मक भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, भारत में उतने नहीं। तीसरा है संरचना में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक। इस ऑप्शन को कुछ सही मान सकते हैं, क्योंकि भारत में जो संविधान की व्यवस्था है उसमें तो संघात्मक व्यवस्था की गई है, किंतु केंद्र सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उससे वह कभी कभी एकात्मक रूप ले सकता है। तो इस तरह से 12वें प्रश्न का ऑप्शन सी आप सही मान सकते हैं। 13वां प्रश्न है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक। अब उसी प्रश्न का यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। अब यहाँ पर यह एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, कि केवल संसद ही संविधान संशोधन कर सकती है। तो इस तरह से संसद यानी केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है, तो यह एकात्मकता का ही लक्षण है, यह सही है। बी ऑप्शन क्या है? कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। तो केंद्र राज्य संबंध के विषय में जब हमने जो चैप्टर किया है उसे आप एक बार देख लीजिएगा, केंद्र राज्य संबंध वाले को, तो समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें कि राज्य के लिए कानून केंद्र के द्वारा यानी संघीय संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, तो यह भी एकात्मकता के ही लक्षण हैं। तो सी है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वह अखिल भारतीय यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त होते हैं, किंतु राज्यों में पदस्थ होते हैं, राज्य उनका खर्चा चलाता है, उनको राज्य उसके लिए उन्हें खर्च देता है यानी वेतन देता है, और वह राज्य उन्हें केवल पदस्थ कर सकता है, उनको स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं यह भी केंद्र के पक्ष में झुकी हुई हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो 3 ऑप्शन हैं यह तीनों भारतीय संविधान की एकात्मक भावना को दिखाने वाले हैं, इसलिए 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है। तो वास्तव में इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनाने वालों में वकीलों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, और इस कारण से इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वह अदालती भाषा है, और इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। 15वें प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, तो ब्रिटेन के संविधान का तो असर पड़ेगा ही, किंतु सबसे ज़्यादा संविधान में असर पड़ा है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। इसका सही उत्तर होगा 15वें का ए। इसके अलावा अन्य देशों के संविधानों से भी कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल की गई हैं। 16वें प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? मतलब संघवाद की लक्षण को निर्धारित करने वाले तत्व कौन है इनमें से? संविधान लिखित और अनम्य है। लिखित और अनम्य संविधान संघवाद की विशेषता होती है, किंतु यह मूल विशेषता नहीं है, यह उसके सहायक तत्व हैं। मूल तत्व जो है उसे हमें चुनना है। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी संघवाद की विशेषता होती है। तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, और चौथा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, किंतु हमें सही ऑप्शन को चुनना है, वह है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इन 3 में से यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा सही है, और इसलिए यही सही उत्तर होगा कि भारत का संविधान को परिसंघीय या संघीय, यहाँ पर शब्द होगा, संघीय बनाने वाला तत्व है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में मौलिक संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है, सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी जनता वोट के माध्यम से सरकार को चुनती है और समय आने पर सरकार को बदल भी सकती है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान में है कितने आर्टिकल हैं? तो यह 1998 में पूछा गया था। 1998 में इसका उत्तर कुछ और रहा होगा। वर्तमान में
450 से अधिक आर्टिकल भारत के संविधान में हैं। 450 से अधिक आर्टिकल, लगभग 465 के आसपास, इसलिए 450 प्लस आर्टिकल हैं। इनकी एग्जैक्ट संख्या कभी भी नहीं पूछता, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि 450 से अधिक आर्टिकल, अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्तमान में है। 19वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो पहला ऑप्शन तो है अमेरिकी अध्यक्षात्मक, एकदम नहीं। फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक, ये भी नहीं। सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक, यह भी नहीं। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली यानी ब्रिटेन की संसदीय पद्धति को अपनाया गया है। 19वां का बी ऑप्शन सही होगा। 20वें प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? अब संविधान में सर्वोच्च कौन है? संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, या संविधान, संसद या धर्म? तो हम बता दें कि इसमें सर्वोच्च है संविधान, क्योंकि संविधान का जो मूलभूत तत्व है उसमें न तो संसद संशोधन कर सकती है, न तो सरकार, न ही सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी उसमें संशोधन नहीं कर सकता। इसलिए भारत में राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? अब इसके वृहद होने का बहुत सारे कारण हैं, जैसे इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, तो यह भी इसके वृहद होने का कारण है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह भी सही इसका कारण है। एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, और इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। किंतु इनमें से हमें सबसे ज़्यादा सही प्रश्न के उत्तर को चुनना है, तो सही प्रश्न का सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा इसका कि इसमें केंद्र सरकार का भी प्रावधान है और राज्य सरकारों का भी। तो यह केंद्र का भी संविधान हो गया, राज्य सरकारों का भी संविधान हो गया, इसलिए यह वृहद है। बाकी ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन हमें सही, सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन को चुनना है, या फिर इनमें विकल्प दिया जाएगा कि ए केवल सही है या ए बी डी सही है। ऐसे चुनने के लिए जब दिया जाएगा तब हम उसका सही चुनाव कर सकेंगे। 22वें प्रश्न पर आते हैं। 22वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, अर्थात संविधान की रक्षा कौन करता है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। वह संविधान की व्याख्या करता है और उसका उल्लंघन करने वालों को सजा देता है, उसका न्याय करता है। 23वां प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? यह है 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यह राजीव गांधी सरकार के दौरान 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी। 24वें प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता। तो यह संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है, दोहरी नहीं है। बी है संविधान की सर्वोच्चता, सी है केंद्र की संपूर्ण शक्ति, और डी है शक्तियों का एकीकरण। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में ना तो केंद्र में संपूर्ण शक्ति निहित है, न ही शक्तियों का एकीकरण है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। यानी 24वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी, संविधान की सर्वोच्चता। 25वां प्रश्न है, संविधान, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो यह भारत एक राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इसलिए 25वें प्रश्न का उत्तर होगा सी, राज्यों का संघ। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, यह लिस्ट के बारे में है, शेड्यूल्स के बारे में नहीं। तो सूचियां बनाई गई हैं केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों के बंटवारे के लिए। 3 सूचियां हैं, जिनमें केंद्र सूची यानी संघीय सूची, केंद्र सरकार के काम करने के विषय, दूसरा है राज्य सूची यानी राज्य सरकारों के काम करने के विषय, और तीसरा है समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के मिलकर काम करने के विषयों के बारे में है। इस तरह से 3 सूचियां हैं। चौथा अवशिष्ट सूची को माना जाता है, लेकिन अवशिष्ट विषयों को अलग रखा गया है, उसके लिए कोई अलग से सूची नहीं बनाई गई है। 27वें प्रश्न पर आते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान किससे अपना प्राधिकार प्राप्त करता है? हमने प्रस्तावना वाले चैप्टर को पढ़ा था। प्रस्तावना वाले चैप्टर पर जाते हैं तो पहली ही लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इससे पता चलता है कि हम भारत के लोग ही उस शक्ति के स्रोत हैं। 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, भारत की जनता से प्राधिकार प्राप्त करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, भारत में वैध संप्रभुता निहित है। किस में वैध प्रभुसत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान।
संविधान ही संप्रभुता है को वैध संप्रभुता संविधान में ही निहित है। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? तो यह एक संघीय प्रकार का संविधान है, अर्थात संघीय व्यवस्था यहाँ पर लागू है। 30वें प्रश्न पर आते हैं, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह सही है। दूसरा कथन है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यह भी सही है। आगे के ऑप्शन पर चलते हैं। 30वें प्रश्न का अन्य ऑप्शन क्या है? 30वें प्रश्न का अन्य ऑप्शन है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, यह भी है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभाएं संप्रभु हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संघ की संसद तो संप्रभु है, लेकिन राज्य की विधानसभाएं संप्रभु नहीं है, यानी यह ऑप्शन गलत है। 5वां ऑप्शन है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता, यह भी सही है। यानी उद्देशिका प्रस्तावना के आधार पर न्याय प्राप्त करना, वाद स्थापित करना नहीं हो सकता, उसके आधार पर मूल अधिकारों पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि 1, 2, 3 और 5 यह ऑप्शन सही हैं। तो देखते हैं 1, 2, 3 और 5 किस में है। इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 और 5 नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता, संविधान संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो इस तरह से ये 5 में से 4 ऑप्शन सही हैं, यहाँ पर किसी कारण से वह नहीं दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न है 31वां प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया, जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद संविधान सभा की स्थापना की गई। 32वां प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय भी सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही प्रारंभ हुआ। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान के दर्शन में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है, राजनीतिक समानता की बात भी कही गई है, समाजवादी राज्य की भी बात कही गई है, किंतु साम्यवादी राज्य की बात नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि भारत साम्यवादी देश नहीं है, चीन साम्यवादी देश है। साम्यवाद और समाजवाद में अंतर होता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह कथन है और कारण दिया गया है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक, इसकी सही व्याख्या करनी है। तो वास्तव में भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह कथन तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या अर्धसंघात्मक, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक, यह व्याख्या अपूर्ण है, क्योंकि भारत का संविधान वास्तव में संघात्मक है, किंतु वह एकात्मक लक्षणों को अपने में समेटे हुए है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 35वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इन तत्वों में से कौन से तत्व एकात्मकता के हैं, यह देख लेते हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण एकात्मक तत्व की लक्षण नहीं होता। राज्यपाल की नियुक्ति यह एकात्मक तत्व का लक्षण है, क्योंकि केंद्र सरकार करती है किंतु करती राज्यों में है। तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यह भी एकात्मक के ही लक्षण है, क्योंकि अन्य देशों में जहाँ संघीय व्यवस्था है वहाँ पर राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन, यह भी एकात्मक तत्व के लक्षण नहीं है। पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं, यह एकात्मक तत्व का लक्षण है। तो हम देख लेते हैं 2, 3 और 5 सही है। 2, 3, 5 बी का ऑप्शन है, अर्थात 35वां का बी ऑप्शन सही होगा। 36वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एकदम सही, क्योंकि यहाँ जनता सरकार को चुनती है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, जी हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। हमें यह बात प्रस्तावना से ही पता चलती है कि हम भारत के लोग ही संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। और चौथा है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो चौथा ऑप्शन गलत है। 1, 2 और 3 ऑप्शन 36वें का 1, 2 और 3 सही होंगे। तो इसके कूट को हम देख लेते हैं, इनमें से कौन से हैं। 1, 2 और 3 इसका सही है, अर्थात 36वें का बी ऑप्शन सही होगा। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? तो भारत में एकल नागरिकता है, वहाँ दोहरी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रश्न नहीं होगा।
दोहरी नागरिकता भी दोनों देशों में है, क्योंकि भारत में है, अमेरिका में नहीं है। तीसरा, संविधान की 3 सूचियाँ। और चौथा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान की 3 सूचियाँ भी गलत है, क्योंकि भारत में यह व्यवस्था है किंतु अमेरिका में नहीं है। वहाँ पर केवल केंद्र सरकार के लिए विषय बता दिए गए हैं, बाकी सभी विषय राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। डी ऑप्शन है, भारत में संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। यह अमेरिका और भारत दोनों में है व्यवस्था, इसलिए 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। संसद, धर्म और सर्वोच्च न्यायालय इनसे भी ज़्यादा ऊपर है। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? यह आकार में मध्यम है, नहीं, आकार में यह बहुत बड़ा है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। बहुत छोटा एवं सुसंगठित है, यह भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। वास्तव में यह सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत है। चौथा है, यह लिखित संविधान नहीं है, तो यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। 39वां का सही ऑप्शन होगा सी। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको मान्यता प्रदान करता है? भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को। और चौथा ऑप्शन है, धार्मिक, भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यकों को। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, यानी भारत का संविधान धार्मिक, भाषाई और जनजातीय यानी एथनिक अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को मान्यता प्रदान करता है, उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाता है, आयोगों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में 40 प्रश्नों को हमने कवर किया। इन 40 प्रश्नों में ज़्यादातर प्रश्न कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ जिनके सामने नहीं लिखा है वह भी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें अच्छे से सॉल्व करें और दोहराएं, यह आपके लिए उपयोगी होंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। महादेव।